कहानी के आगाज में हम एक घने और खौफनाक जंगल को देखते हैं जहां सिवाय परिंदे और जानवरों की आवाजों के कुछ नहीं होता। इस जंगल के अंदर एक कपिल मौजूद था, रिक और हेली, जो कि माउंटेन क्लिंबिंग कर रहे थे। रिक तेजी से आगे बढ़ता है और पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो हेली से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगी। जब रिक पहाड़ के ऊपर चढ़ता है तो वो अपने चारों तरफ जंगल में नजर घुमाता है। उसे सिवाय परिंदों के वहां कोई नजर नहीं आता, इंसान का वहां नामो निशान तक नहीं होता। अब हेली अकेली क्लिंबिंग कर रही थी और रिक हेली से ये कह रहा था कि जल्दी ऊपर आ जाओ, वहां बहुत ही खूबसूरत नजारा है। हेली ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। वो नीचे गिरने ही वाली होती है लेकिन वो खुद को किसी न किसी तरह संभाल लेती है और फिर वो रिक को हेल्प के लिए आवाज देती है, लेकिन रिक उसकी कोई सी बात का जवाब नहीं देता। तभी उसके चेहरे पर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं और उसके बाद कोई रिक की लाश को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। उसके बाद कोई हेली को भी ऊपर खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो चाकू से काटकर रिक की बॉडी के पास गिर जाती है। फिर हेली को महसूस होता है कि झाड़ियों में कोई उसके पीछे भाग रहा है। वो जल्दी से अपनी कार की जानब भागती है लेकिन कोई उसे पीछे की जानब घसीट कर ले जाता है। अब हमें ये पता चलता है कि वेस्ट वर्जीनिया के इस एरिया में बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस जंगल में अजीब से दिखने वाले लोग रहते हैं जो कि इंसानों को मारकर उनका गोश्त खा लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक लड़का कार में बैठकर जा रहा है जिसका नाम क्रिस होता है। क्रिस एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था और उसे बहुत देर हो चुकी थी। थोड़ा ही आगे जाकर क्रिस देखता है कि हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वो भी अपनी गाड़ी उसी कतार में खड़ी कर देता है। वहां पर लोग ये बातें कर रहे थे कि थोड़ी ही दूर एक केमिकल ट्रक उल्ट गया है और उसका पूरा केमिकल जमीन पर आ गिरा है और अब ये ट्रैफिक जाम खुलने में काफी वक्त लग सकता है। ये सुनकर क्रिस बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसे इंटरव्यू के लिए देर हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्रिस अपनी गाड़ी को वापस मोड़ता है ताकि वो कोई और रास्ता तलाश कर सके। इस पहाड़ी इलाके में उसका जो मोबाइल सिग्नल्स भी काम नहीं कर रहा था। थोड़ी ही दूर वो देखता है कि वहां सड़क पर कई लावारस गाड़ियां खड़ी हैं और सामने एक गैस स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ था। वो ये सोच रहा था कि शायद उसे कोई ना कोई मदद मिल जाए। मदद की गर्ज से वो उस कच्चे रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। क्रिस को सड़क के ऊपर ऐसी लावारस गाड़ियां देखकर कुछ अजीब महसूस होता है लेकिन वो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। गैस स्टेशन के ऊपर क्रिस को एक आदमी बैठा हुआ नजर आता है जो कि थोड़ा अजीब होता है। क्रिस उसके पास जाता है और उसे फोन के बारे में पूछता है। वो उसे फोन के बारे में बता देता है। क्रिस फोन उठाता है और अपनी उसी कंपनी में फोन लगाने की कोशिश करता है जहां वो इंटरव्यू के लिए जा रहा था, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि फोन तो डेड है। लेकिन फोन के साथ ही उसे एक मैप भी नजर आता है जिस पर वो एक रास्ता तलाश करता है जो कि आगे जाकर हाईवे से मिलता है जहां से वो शहर जा सके। उसके बाद क्रिस अपनी कार में बैठकर वहां से निकल पड़ता है। थोड़ी ही दूर जाकर क्रिस के सामने दो रास्ते आते हैं। क्रिस ये समझ नहीं पाता कि उसे किस रास्ते से जाना चाहिए। उसके बाद वो जंगल वाले रास्ते का इंतखाब करता है, ये सोचते हुए कि शायद ये रास्ता शॉर्टकट होगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस रास्ते का इंतखाब करके वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाला है। रोड पर एक हिरन को देखते हुए उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। लकीली यहाँ पर क्रिस को कोई चोट नहीं आती और जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ होता है वो कुछ स्टूडेंट्स की कार होती है। क्रिस उनके पास जाता है, उनसे माफी मांगता है और उनसे कहता है कि मैं आपका नुकसान भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों ने जंगल के बीचों बीच गाड़ी क्यों खड़ी की। जिस पर जैसी नाम की एक लड़की क्रिस को ये बताती है कि किसी ने यहाँ पर नोकीली तार बिछाई हुई थी जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब उन लोगों की कार तो पहले ही पंचर थी, क्रिस की गाड़ी भी मुकम्मल टूट चुकी थी। अब उस पर वो सफर नहीं कर सकते थे। जिस पर जैसी कहती है कि पीछे एक गैस स्टेशन है, हम वहां जाकर फोन कर सकते हैं। लेकिन क्रिस उनसे ये कहता है कि मैं अभी वहीं से आया हूँ, वहां का फोन डेड है और वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद वो सब आगे जाने का फैसला कर लेते हैं। वो लोग आगे मदद के लिए चले जाते हैं और एमन और फ्रेंसी को वहीं गाड़ियों के पास छोड़ जाते हैं ताकि वो वहां पर रखे हुए सामान की हिफाजत कर सके। एमन और फ्रांसिस वहां बैठे थे। एमन को जंगल से कोई आवाज आती है। एमन वहां जाता है लेकिन काफी देर वापस नहीं आता। जब फ्रांसिस वहां जाती है तो वो देखती है कि एमन का कटा हुआ कान वहां पड़ा है। वो ये समझ जाती है कि ये जंगल खतरे से खाली नहीं है। फ्रांसिस ये समझ चुकी थी कि एमन अब नहीं रहा। इससे पहले कि वो वहां से भाग पाती, कोई वहां आता है और वो फ्रांसिस को भी मार डालता है। दूसरी जानब जो लोग मदद के लिए आगे गए हुए थे उन्हें जंगल के रास्ते पर एक कुचला हुआ नेवला मिलता है और फिर थोड़ा आगे गाड़ियों के जले हुए टायर। क्रिस ये समझ जाता है कि ये जगह ठीक नहीं है। वो सबसे कहता है कि हमें जल्दी आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम कोई मदद तलाश कर सकें।
चलते चलते वो लोग सड़क के एंड तक पहुंच जाते हैं और आगे कोई रास्ता नहीं होता। इसके बाद वो जंगल के अंदर से जाने का फैसला करते हैं। वहीं थोड़े फासले पर उन्हें एक घर नजर आता है जिसमें से धुआं निकल रहा होता है। वो लोग उस घर को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं कि शायद उन्हें यहाँ कोई मदद मिल जाए, और वो लोग इस घर की जानब आगे बढ़ने लगते हैं। जब वो लोग घर के करीब पहुंचते हैं तो उन्हें वहां काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई नजर आती हैं, जो कि उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। काफी देर दरवाजा नॉक करने के बाद जब कोई भी दरवाजा नहीं खोलता तो वो घर के अंदर चले जाते हैं। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि घर की हालत बहुत ही खराब होती है। ऐसे महसूस हो रहा होता है जैसे महीनों से किसी ने इसकी सफाई नहीं की। हर तरफ गंद होता है। वो लोग वहाँ रेडियो या फोन तलाश करने की कोशिश करते हैं। वहाँ क्रिस को काफी सारी गाड़ियों की चाबियां मिलती हैं, जिसे देखकर वो कुछ हैरान हो जाता है। उसके बाद क्रिस पानी की तलाश में फ्रिज खोलता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि किसी ने इंसानी पार्ट काट कर बोतलों के अंदर डालकर फ्रिज के अंदर रखे होते हैं। उसके बाद जब जैसी वॉशरूम के अंदर जाती है तो उसे बाथटब के अंदर एक इंसान की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद उन लोगों को उस घर में वो कंटीला तार भी मिल जाता है जिसकी मदद से उनकी गाड़ी पंचर की गई थी। ये सब कुछ देखकर वो लोग ये समझ गए थे कि जो कोई भी इस घर में रहता है वो बेहद खतरनाक है। अब ये सब लोग जल्दी से इस घर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग दरवाजे के करीब पहुंचते हैं तो उन्हें एक गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है। क्रिस दरवाजे में मौजूद एक सुराख से बाहर देखता है तो वो देखता है कि एक गाड़ी घर की जानिब आ रही है, इसलिए वो इस दरवाजे से अब नहीं जा सकते थे जहां से वो आए थे। तो वो लोग फौरन दौड़कर पीछे वाले दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा भी किसी ने बुरी तरह से ब्लॉक किया होता है। अब ये सब लोग बहुत ही बुरी तरह से इस घर में फंस चुके थे। ये सब लोग बहुत ही डरे हुए होते हैं। जब उन्हें बाहर जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता तो वो सभी लोग अलमारी और बेड के नीचे छुप जाते हैं ताकि वो लोग अपनी जान बचा सकें। ये लोग वहीं पर छुपे होते हैं तो तीन मॉन्स्टर घर के अंदर दाखिल होते हैं और वो लोग इनके सामने ही फ्रांसिस की बॉडी लाकर एक टेबल के ऊपर पटक देते हैं। इन मॉन्स्टर्स के जो चेहरे थे वो बेहद खौफनाक थे। हकीकत में ये तीनों मॉन्स्टर जो थे वो आदमखोर थे। वो उनके सामने ही फ्रांसिस की बॉडी को टेबल पर रखते हैं और उसे काटना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर जैसी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो चिल्लाना चाहती है लेकिन क्रिस अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है। उसके बाद ये तीनों आदमखोर फ्रांसिस की बॉडी को खाकर सो जाते हैं। जैसे ही वो सोते हैं तो क्रिस और जेसी आहिस्ता से बेड के नीचे से निकलते हैं और उन्हें देखकर कार्ली और नताशा, जो कि अलमारी के पीछे छुपे हुए थे, वो भी वहां से निकलने के लिए अलमारी से बाहर आ जाते हैं। अब ये चारों वहां से निकलना चाहते थे। तीन तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही क्रिस वहां से निकलने लगता है तो एक आदमखोर जाग जाता है। वो क्रिस को देख लेता है। क्रिस वहां से फौरन भाग निकलता है। अब ये चारों जंगल में भाग जाते हैं। आदमखोर भी अपनी गाड़ी में उनका पीछा करते हैं। भागते भागते वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, लेकिन क्रिस जब उन्हें स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो कोई भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो इसी असना में वो आदमखोर भी वहां पहुंच आते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। तो क्रिस और बाकी सब उन्हें देखकर छिप जाते हैं, लेकिन वो लोग भी जानते थे कि वो यहीं कहीं छिपे हुए हैं। आदमखोर उनकी जानब बढ़ रहे थे। यहाँ पर क्रिस एक प्लान बनाता है कि मैं चीखता हुआ भागूंगा, आदमखोर मेरे पीछे भागेंगी, तो तुम लोग उनकी गाड़ी चलाकर ले आना। जैसे ही क्रिस चीख मारकर वहां से भागता है तो आदमखोर उसे देख लेते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमखोर उसकी टांग पर शूट कर देता है। जिसके बाद कार्ली वहां से चलाता हुआ भागता है। आदमखोर उसके पीछे भागते हैं तो वहीं पर नताशा और जैसी उनकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं और वो लोग क्रिस को भी उस गाड़ी में बिठा लेते हैं। वो लोग चार्ली को उस गाड़ी में बिठाने ही वाले थे कि वो आदमखोर उसे खत्म कर देते हैं और अब आदमखोर उनके ऊपर भी तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। उन्हें अपने दोस्त को खोने का बहुत अफसोस था, लेकिन वो लोग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी को भगाना शुरू कर देते हैं। वो लोग तेज रफ्तारी के साथ जंगल में आगे जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन आदमखोरों ने जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़े दरख्त की मदद से रास्ता ब्लॉक किया होता है और अब इस दरख्त के उस पार गाड़ी नहीं जा रही होती। वो लोग गाड़ी को वहीं रोक देते हैं क्योंकि अब गाड़ी वहां से आगे नहीं जा सकती थी। वो लोग गाड़ी से उतरते हैं और पैदल ही जंगल क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। जंगल में कई घंटों का सफर तय करने के बाद वो लोग बेहद थक जाते हैं और एक जगह पर आराम की गर्ज से बैठ जाते हैं और अब रात भी हो रही थी। वो इस जंगल में रहने का जो जोखिम था वो नहीं उठा सकते थे क्योंकि वो आदमखोर यहीं थे और किसी भी वक्त उन पर हमला करके उन्हें मार सकते थे। इसलिए वो अपना सफर फिर से शुरू करते हैं ताकि वो एक सेफ जगह तलाश कर सकें। तभी नताशा को वहां जंगल में बना हुआ एक लकड़ी का टावर नजर आता है।
टावर को देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते क्योंकि अब उन्हें जंगल में रात गुजारने के लिए एक सेफ जगह मिल चुकी थी। वो लोग टावर में जाकर वहां इधर उधर चीजें तलाश करना शुरू कर देते हैं। वहां पर उन्हें एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है जिसकी मदद से केजी क्रिस के पाँव में लगी हुई गोली निकाल देती है। उसके बाद उन्हें वहां एक रेडियो सेट भी मिलता है। वो उस रेडियो सेट की मदद से बाहर की दुनिया से राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका राब्ता नहीं हो पाता। रात हो रही थी, वो लोग टावर के अंदर ही बैठे हुए थे। तो वहीं क्रिस सुराख में से देखता है कि वो तीनों आदमखोर वहां आ रहे हैं। तभी रेडियो पर कोई बोलना शुरू कर देता है, जिनकी आवाज से आदमखोरों को ये पता चल जाता है कि वो लोग टावर में छिपे हुए हैं। वो लोग टावर में चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग टावर का दरवाजा ब्लॉक कर देते हैं। तो वो उन लोगों को नीचे उतारने के लिए टावर को आग लगा देते हैं, जिसके बाद सब सामने वाले एक बड़े दरख्त पर छलांग मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टावर में रहते तो भी वो जलकर मर सकते थे। वो लोग उस दरख्त पर छलांग मारते हैं एक एक करके, लेकिन नताशा सबसे पीछे होती है और वो आदमखोर बहुत ही बेदर्दी से नताशा को खत्म कर देते हैं। उसके बाद क्रिस और जेसी बहुत ही बहादुरी और दिमाग के साथ एक बहुत बड़ी टहनी के साथ एक आदमखोर को जख्मी कर देते हैं। आदमखोर के जख्मी होने की वजह से उसके दोनों साथी उसे उठाकर ले जाते हैं। थोड़ा आगे चलते चलते जेसी और जो क्रिस है वो एक चश्मे के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग चश्मे के पास पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ पीछे सुकून नजर आता है। तो वो आज की रात उसी चश्मे पर गुजारने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें अब ये महसूस हो चुका था कि वो आदमखोर अब उनका पीछा नहीं कर रहे। तो इसलिए ये रात वो उसी चश्मे के गिर्द गुजारते हैं, ताकि सुबह वो किसी हेल्प की तलाश कर सकें या इस जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ सकें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो जेसी थी वो बेहद परेशान और मायूस थी, क्योंकि वो अपने तमाम साथियों को इस लड़ाई के अंदर खो चुकी थी। लेकिन वो और क्रिस अभी भी खुद को उन आदमखोरों से बचाकर इस जंगल से सही सलामत निकलना चाहते थे। रात का अंधेरा अभी कायम था कि क्रिस और जो जेसी थी वो फिर से अपने सफर का आगाज कर देते हैं मदद की तलाश में। वो लोग उसी चश्मे के इर्द गिर्द हेल्प तलाश करते हैं और वो आदमखोर भी अपने जख्मी साथी को लेकर वापस किसी जगह पर जा रहे होते हैं, ताकि वहां जाकर वो उसकी मरहम पट्टी कर सके। सुबह होते ही क्रिस और जेसी को एक रोड यानी सड़क नजर आती है, जिसे देखकर वो बेहद खुश हो जाते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी चंद ही लम्हों की मेहमान थी, क्योंकि वो आदमखोर वहां आ जाते हैं और वो लोग जेसी को उठाकर ले जाते हैं। क्रिस को आगे जाकर एक पुलिस वाला नजर आता है। शायद वो वही पुलिस वाला था जिसकी गुज़श्ता रात उनसे रेडियो पर बात हुई थी और वो उनकी हेल्प करने आया था। अभी जो क्रिस था वो पुलिस वाले को कुछ बता ही रहा था कि वो आदमखोर एक तीर की मदद से पुलिस वाले को खत्म कर देते हैं। क्रिस उस पुलिस वाले की गाड़ी को इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन वो आदमखोर क्रिस के बेहद करीब पहुंच चुके थे। क्रिस उनसे छुपने के लिए झाड़ियों में छुप जाता है और वो आदमखोर उस पुलिस वाले की बॉडी को वहां से उठाकर ले जाते हैं। अब क्रिस के पास दो रास्ते थे, एक तो वो गाड़ी में निकल जाए और दूसरा वो जेसी को बचाने की कोशिश करे। लेकिन वो जेसी को बचाने की कोशिश करता है, वो उसी गाड़ी के जरिए उन्हीं आदमखोरों के घर के अंदर दाखिल हो जाता है और वो वहां पर देखता है कि उन्होंने जेसी को एक टेबल के ऊपर बुरी तरह से बांधा होता है और एक आदमखोर एक नुकीला तीर लेकर उसके ऊपर खड़ा होता है। दोस्तों, यहाँ पर लड़ाई जो थी वो अपने इंतहा को पहुंच चुकी थी। अब जेसी और क्रिस अपनी जान बचाने के लिए उनसे लड़ने का फैसला करते हैं। वो लोग उन्हीं के औजारों से उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं और उन्हें बहुत ही गहरे जख्म देते हैं। उसके बाद वो वहां से बाहर निकलते हैं और उनके पूरे उस घर को आग लगा देते हैं। आग के शोले जंगल में बुलंद होते हैं और उन आदमखोरों की चीखें भी। उसके बाद क्रिस और जेसी उन्हीं आदमखोरों के ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वो लोग उसी गैस स्टेशन में जाते हैं और क्रिस वहां पर लगा हुआ वो मैप फाड़ देता है। वो नहीं चाहता कि फिर से कोई भी आदमी या लोग उस मैप को देखते हुए इस रास्ते पर आ सकें और जो कुछ क्रिस के साथ हुआ वो उनके साथ हो। दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी का इख्तिताम हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप में से जो कोई भी इसका सेकंड पार्ट देखना चाहता है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।